बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 3 पे हैं और ये लेक्चर हमारा है पावर से मुतल्लिक। इस चैप्टर्स में 3 बेसिकली पोर्शन थे, एक था वर्क, पावर और एनर्जी। तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने वर्क से मुतल्लिक पढ़ा। आज तीसरे लेक्चर में हम किसके मुतल्लिक पढ़ेंगे? पावर के मुतल्लिक। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एनर्जी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब पावर की बात करते हैं तो आम ज़बान में हम इसको ताकत का नाम देते हैं। तो पावर है क्या चीज़? अगर कोई बॉडी काम करती है, अगर उसके की जाने वाले वर्क को अगर हम यूनिट टाइम से डिवाइड कर लें तो उससे जो नई पैरामीटर्स हासिल होता है उसको पावर कहते हैं। यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड क्या होगा? पावर। तो सबसे पहले पावर की जो पहली डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड क्या होगा? पावर। इसका मतलब ये है कि पावर्स और वर्क्स में थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि अगर हम ये कहें कि एक शख्स ने 10 जूल वर्क किया है और दूसरे शख्स ने भी 10 जूल वर्क किया है, तो बोथ पर्सन हैव द सेम वर्क, दोनों का वर्क तो सेम है, बट मे बी इट इन देयर पावर आर सेम और पावर आर डिफरेंट। अब ये डिपेंड करेगा कि जिस पहले शख्स ने 10 जूल वर्क कितने सेकंड में परफॉर्म किया। अगर हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स ने 10 जूल वर्क 2 सेकंड में परफॉर्म किया, एक शख्स ने 10 जूल वर्क 5 सेकंड में परफॉर्म किया, तो फिर अब ये कहेंगे कि दोनों लोगों का वर्क तो सेम है मगर पावर दोनों की क्या है? डिफरेंट है। तो जो कम टाइम में करेगा उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा, और जो ज़्यादा टाइम में करेगा उसकी पावर क्या होगी? कम। इसी तरीके से पावर में जो कि फार्मूला होता है कि वर्क डिवाइड बाई क्या होगा? टाइम। तो वर्क को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं काम करने की शरह। तो हम इंग्लिश में यूँ स्टेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या लफ्ज़ से? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर की दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। P इज़ इक्वल टू W ओवर क्या होगा? T। अब पावर की यूनिट क्या हासिल होगी? पावर की यूनिट के लिहाज से अगर देखें तो वर्क की यूनिट होती है जॉल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जॉल पर सेकंड। तो ऐसे सिस्टम में पावर की यूनिट है जॉल पर सेकंड। इज द अदर नेम इज़ वाट। यानी 1 जॉल पर सेकंड, उसको हम क्या पढ़ते हैं? 1 वाट पढ़ते हैं। ठीक है, हम बाद में वाट को भी और किलो वाट वगैरह को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एवरेज पावर क्या चीज़ होती है। तो अगर कोई बॉडी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वर्क करती है, किसी सेकंड में ज़्यादा काम करती है, किसी सेकंड में कोई शख्स कम काम करता है, तो फिर उसकी जो पावर्स है वो कैसे मैनेज की जाएगी? फिर टोटल वर्क डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी वो टोटल वर्क और वो टाइम जिसके अंदर ये वर्क किया जा रहा है उसको डिवाइड कर लेंगे तो उससे जो रेशो हासिल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का क्या फार्मूला बनेगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। पावर्स को एवरेज को P ये भी इसे लिख सकते हैं, या कोनिकल ब्रैकेट की अलामत ही भी एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या होगा? टोटल टाइम। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी इस तरीके से काम करती है कि कभी वो कुछ लम्बे कुछ होती है, कभी कुछ लम्बे कुछ होती है, तो फिर हम उसको स्टडी करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? वो पावर जो किसी खास लम्हे के लिए नोट की जाती है। इट मीन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम ये कह सकते हैं द स्मॉल वर्क डिवाइड बाई वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उस स्मॉल इंटरवल की लिमिट्स क्या होंगी कि टाइम इतना कम होना चाहिए कि विच इज अप्रोचेज टू क्या होना चाहिए? 0। इसलिए हम लिखेंगे स्मॉल वर्क डन डिवाइड बाई स्मॉल इंटरवल ऑफ क्या होगा? टाइम, वेयर डेल्टा T अप्रोचेस टू क्या होगा? 0। इसका मतलब जब टाइम अप्रोच कर रहा हो 0 को, ये मिनिमम टाइम हो, तो हम टोटल वर्क को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल टाइम से। ऐसी लिमिटिंग वैल्यूज़ को हम कौन सी वैल्यूज़ कहते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि वाट को हम इस डेफिनेशन की, पावर की डेफिनेशन के बाद डिफाइन करते हैं। तो यूँ से आसानी से आप कह सकते हैं कि वाट क्या है। तो अगर कोई बॉडी 1 जॉल वर्क 1 सेकंड में परफॉर्म करती है, 1 जॉल वर्क इन 1 सेकंड, देन पावर इज कॉल्ड 1 वाट। अगर एक बॉडी 500 जॉल्स वर्क इन 1 सेकंड परफॉर्म करती है, इट्स पावर इज कॉल्ड 500 वाट। अगर कोई बॉडी इस तरीके से काम करती है कि 1000 जॉल इन 1 सेकंड, देन दिस पावर इज कॉल्ड 1 किलो वाट। तो इस लिहाज से अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो वाट की डेफिनेशन ये बनेगी, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। उस बॉडी की पावर्स को हम 1 वाट कह सकते हैं वेयर 1 जॉल ऑफ द वर्क इज डन इन क्या होगा? 1 सेकेंड्स। इट मीन 1 जॉल 1 सेकेंड में हो तो 1 वाट है, तो 100 जॉल 1 सेकेंड में हो तो 100 वाट है। अगर 500 जॉल 1 सेकेंड में है तो 500 वाट है। अगर 1000 जॉल 1 सेकेंड है तो 1 क्या होगा? किलो वाट होगा। सो किसी भी लिहाज से वो कोई पॉइंट आपसे डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक रिलेशन आती है
जो कि एक पावर की दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। बाजू का आता है प्रूव दैट पावर इज इक्वल टू एफ डॉट क्या है वी, या इसकी तीसरी डेफिनेशन भी हम इससे पढ़ सकते हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है और बॉडी उस फोर्स के जरिए कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करती है, तो देन पावर का फार्मूला होगा लिमिटिंग के लिमिट्स डेल्टा टी डेल डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इट इज कॉल्ड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर, वेयर W इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब बेटा आप वर्क की वैल्यूज पुट करते हैं तो F डॉट डेल्टा D, चूंकि ये डेल्टा में है तो इसको भी किस में लिखेंगे, डेल्टा में। तो फोर्स के बारे में हम कह चुके हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए हम उसके साथ डेल्टा के फंक्शन शो नहीं करेंगे। यानी आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर अगर हम ऐसा लिख सकते हैं डेल W, तो फिर डेल्टा की कीमत F के साथ भी आनी चाहिए थी और किसके साथ आनी चाहिए थी, D के साथ। तो F के साथ डेल्टा क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि बेटा फोर्स को हम क्या कंसीडर कर चुके हैं, कांस्टेंट। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसके साथ डेल्टा अगर अप्रोच कर भी दिया जाए, बस हम लिखते हैं कि डेल्टा F तो विल आल्सो बी F, वजह F की मिकदार क्या चल रही है, कांस्टेंट, लिहाजा F डेल्टा D ओवर T। हम F को बाहर लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये सारी कीमत आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो F डॉट V इज इक्वल टू क्या होगा, P। तो पावर की एक और डेफिनेशन आ गई कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स F एंड वेलोसिटी V इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा, पावर। हम पावर को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्कि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ये भी मेंशन करूँ कि एन अदर डेफिनेशन ऑफ वर्क, हमने वर्क की पहले डेफिनेशन कुछ इस तरीके से पढ़ रखी है कि वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या है, वर्क। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करने लगे हैं कि वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम्स। देखिए ये क्या है, पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम। अगर वर्क हासिल करना चाहते हैं तो पावर ज़रा टाइम। तो हमसे को पूछे कि वर्क को यूं डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड क्या होगा, टाइम, इट इज़ कॉल्ड वर्क। अब सवाल ये है कि वो जो हमने F डॉट D वाला वर्क पढ़ा था वो और ये इसमें क्या फ़र्क है। बेटा वो भी फिजिकल वर्क था, ये भी फिजिकल वर्क है, उनको फिर आगे तकसीम करें। वो फिजिकल वर्क मैकेनिकल प्रोसेस का था, ये कौन सा फार्मूला है, मैकेनिकल का, और ये कौन सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल का। मसलन एक मोटर, एक बल्ब, एक पंखा, एक हीटर, एक इस्त्री अगर बिजली के कंजम्पशन के ज़रिए वर्क करती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता। अब अगर पंखा फैन मूव कर रहा है तो वो अपनी जगह खड़े खड़े रहते हैं, जगह छोड़ता तो नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वर्क तो होता है। तो उस वर्क को हम कैसे मेजर करेंगे, एक हीटर चल रहा है, ये एक AC चल रहा है, उसके वर्क को कैसे मेजर करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड क्या होगा, टाइम। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क कहते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, जो कि एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह देते हैं। इसी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसकी एक कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट उस यूनिट को कहते हैं जो कॉमन लाइफ के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल पॉइंट ऑफ इस्तेमाल की जाए, जिससे पैसे का लेन देन भी इन्वॉल्व हो। मसलन हम वापटा से बिजली लेते हैं और हम बिजली कंज्यूम करते हैं, तो उसके बदले में उसको बिल पे करते हैं। हम कहते हैं इतनी यूनिट का बिल आया है, वो यूनिट क्या है, उसका नाम रखा गया कमर्शियल यूनिट, यानी जिसके ऊपर हम पैसे पे करते हैं। हम कहते हैं ये बिजली का बिल 10 यूनिट का है, 20 यूनिट का है, तो इसका मतलब वो यूनिट क्या है, बेसिकली वो यूनिट कमर्शियल यूनिट है जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करते हैं। साइंसी नुक्ता नज़र से हम देखना चाहते हैं कि वो जो कमर्शियल यूनिट है वो किसके बराबर होती है। तो इसी फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर ज़रब टाइम। पावर को अगर हम बड़े लेवल के ऊपर पढ़ें तो जैसे वाट से बड़ी यूनिट क्या होगी, किलोवाट, और टाइम की बड़ी यूनिट सेकंड से बड़ी क्या होगी, आवर्स, किलोवाट आवर्स। ये जो किलोवाट आवर है, इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर के बेस के ऊपर आता है। तो जब हम कहते हैं कि 2 यूनिट खर्च हुए हैं, इसका मतलब 2 किलोवाट आवर हुए। अगर हम कहते हैं 10 यूनिट खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, 10 किलोवाट आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किलोवाट आवर है ये बेसिकली हमारे कॉमन ज़बान के अंदर ये यूनिट है जो कि हम कहते हैं इतने यूनिट्स बिजली का बिल आया है। आपको पूछे किलोवाट आवर कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 किलोवाट की कोई एजेंसी या कोई डिवाइसेस 1 घंटे तक काम करता रहता है, 1 घंटे तक बिजली कंज्यूम करता रहता है, जितना उसका वर्क होगा वो भी 1 किलोवाट होगा, जितनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो भी 1 किलोवाट आवर होगी। इट मीन अगर एक इस्त्री है 1 किलोवाट की यानी 1000 वाट की, आप उसको 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो कितनी कंज्यूम करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर्स। उसका वर्क जो होगा वो भी कितना होगा, 1 किलोवाट। इस लिहाज से हम इसके हवाले से ये लिखेंगे कि व्हेन एन एजेंसी ऑफ द 1 किलोवाट कंज्यूम वर्क्स फॉर द 1 आवर्स,
देन इट कंज्यूम द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा 1 किलोवाट आवर्स। अब किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है, क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जॉल भी एनर्जी की यूनिट है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जॉल एंड किलोवाट आवर्स? यहाँ एक छोटी सी रिलेशन मैंने शो की है, पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। तो बेटा यहाँ देखिएगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे 1000 वाट, 1 आवर्स में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड। तो अब 1000 को जॉल पर सेकंड, वाट की जगह क्या रखें जॉल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। मजीद को जरा कंबाइन लिखें, 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 36 इंटू 10 पर क्या बनेगा 5, जो कि इसमें 5 जीरो हैं, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो जॉल पर सेकंड में बेटा जॉल को जॉल से आप क्या करें कैंसिल, सॉरी सेकंड को सेकंड से क्या करें आप लोग कैंसिल, आंसर आपके पास क्या रह जाएगा जॉल। इसका मतलब ये होगा कि अगर देखते हैं 36 इंटू 10⁵ जॉल, तो हम इसे पॉइंट में अगर शो करें तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जॉल। और ये जो 10⁶ है इसको हम मेगा कहते हैं, ये प्रीफिक्स इसका क्या है मेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3.6 मेगा जॉल। ये वो छोटी सी रिलेशन है जो लोगों के पास क्या आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम पावर्स के बारे में कुछ ऐसी यूनिट्स पढ़ते हैं जो थोड़ा सा हमारी बुक से हट के भी हैं, लेकिन इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नज़र आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है हार्स पावर। हार्स पावर क्या है? बुनियादी तौर पे इट इज़ द यूनिट ऑफ पावर्स, ही यूनिट ऑफ पावर्स है। ये किस सिस्टम के अंदर होती है? इस सिस्टम का नाम बेटा होता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। सिस्टम का नाम क्या है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम्स। अगर कोई बॉडी 550 फुट पाउंड वर्क 1 सेकेंड में परफॉर्म करती है, यानी ये फुट पाउंड क्या है वर्क यूनिट है, तो अगर 550 देसी लफ्ज़ों में 550 या 550 फुट पाउंड वर्क 1 सेकेंड के अंदर परफॉर्म होता है तो उस बॉडी की पावर किसके बराबर होगी 1 हॉर्स पावर के। यानी अगर एक इंजन है, एक गाड़ी है और वो 550 फुट पाउंड वर्क 1 सेकेंड में करती है तो उस गाड़ी की पावर 1 हॉर्स पावर की होगी। और याद रखें ये हॉर्स पावर की जो यूनिट है ये आमतौर पर ब्रिटिश इंजीनियरिंग भी यूज़ की जाती है। तो हम खासकर गाड़ियों के अंदर या कोई इंजन हम खरीदते हैं तो उसको हम हॉर्स पावर के जरिए इसकी पावर को क्या करते हैं बयान करते हैं। इसमें व्हेन ए बॉडी डज ए 550 फुट पाउंड वर्क इन 1 सेकेंड देन पावर इज कॉल्ड क्या होगा 1 हॉर्स पावर। ओके, फिर वो पूछेगा जी हॉर्स पावर और वाट के दरमियान क्या रिलेशन है, तो प्रूव दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में हम कितने वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। अब फुट को हमने किस में कन्वर्ट करना है? इसमें से फुट को हमने बेटा कन्वर्ट करना है मीटर में। जो कैसा सिस्टम में जाना है, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं ये मैंने रिलेशन लिख दिए सामने 0.3048 मीटर। और पाउंड को किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन में। 1 पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं 4.45। अब ये दो वैल्यूज यहाँ से उठाएं, इन दो की जगह पुट करेंगे। ये देखें 550 आगे फुट है, फुट की जगह 0.3048 मीटर और पाउंड की जगह 4.45 न्यूटन्स। ठीक हो गया। डिजिट को एक तरफ लिख लें, न्यूटन और मीटर को इकट्ठा करें, न्यूटन मल्टीपल मीटर इक्वल टू जॉल, जॉल पर क्या होगा सेकंड। इन डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो टोटल आंसर तकरीबन आता है 746 जॉल पर सेकंड। वाट को कहते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे 746 क्या होंगे वाट होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें फ़र्ज़ करें कहीं को घर के अंदर की मोटर लगी हुई है तो आपको हॉर्स पावर बताएं कि इस मोटर के 2 हॉर्स पावर हैं तो यकीनन हम 740 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी क्या निकालेंगे, उसके किलोवाट निकालेंगे, उसके वाट निकालेंगे। पहले वाट निकालेंगे फिर किलोवाट निकालेंगे। फिर वो मोटर कितने घंटे तक चलती है तो हम उसको किलोवाट को आर से मल्टीप्लाई करके यूनिट निकाल सकते हैं। यूँ बिजली की कंजम्पशन के बारे में हम घर बैठे खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो कितनी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था आज का एक बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें टोटली हमने 2 चीज़ों को ज़्यादा बल्कि एक चीज़ को ज़्यादा देर से देखा, वो पावर्स और पावर से लिंक्स करते हुए यूनिट्स और उनकी मुख्तलिफ जो है डेरिवेशन छोटी छोटी वो आज के इस लेक्चर में शामिल थी। इंशाल्लाह कल के लेक्चर्स में हम एनर्जी के साथ मिलेंगे और वो तीसरा पार्ट्स होगा वह इसकी चैप्टर का वर्क, पावर और क्या होगा एनर्जी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।